नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुर्तगीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पुर्तगीज़ इंडिया में आए। हमारे पास हमारा दोस्त मिस्टर रोशन कुमार है, जो IAS का इंटरव्यू भी दे चुके हैं, बैठे हैं। वो हमारे पास बैठे, हम आपको बताएंगे कि वास्को डिगामा भारत कैसे आया। उससे पहले हमने पहले वाले वीडियो आप देख लेना, जिसमें हमने बताया है कि बार्थोलोम्यू डायस है, वो आसा अंतर्द्वीप का चक्कर लगा के वापस चला जाता है। उसके बाद है रोशन, वास्को डिगामा वहाँ से रवाना होता है अपने बेड़े के साथ, और वो केप ऑफ गुड हो पाता है। वहाँ पर उसे अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति मिलता है। तो अब्दुल मजीद, ये आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीका है। इस साउथ अफ्रीका का सदर्न टिप, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, और यहाँ पर उसको अब्दुल मजीद मिलता है। और अब्दुल मजीद का पीछा करते हुए वो कालीकट बंदरगाह पहुँचता है। और कालीकट बंदरगाह, उस समय कालीकट का शासक होता है हिंदू शासक जमोरी, जिसको समुद्र देवी भी बोला जाता है ना। समुद्र देवी भी बोला जाता है, कई बार पूछ लेते हो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। वो वास्को डिगामा भारत में 3 महीने के आसपास रुकता है। इस दौरान वो यहाँ मसाले वगैरह खरीदारी करता है, और पुर्तगाल के शासक है उससे मतलब परमिशन मांगता है या उससे रिक्वेस्ट करता है ताकि वो कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित कर सके। ये करता है ना, लेकिन बात बनती नहीं है और फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश नहीं करवाता है, और वहाँ से वो वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हो जाता है। और वो पुर्तगाल जाके जो सामान खरीदा था उसको कितने गुना दामों पे बेचता है वो? 60 गुना दामों, 60 गुना दामों पे प्रॉफिट कमाता है। और उसके बाद वास्को डिगामा अपने लाइफ टाइम में एक बार और इंडिया आता है। वास्को डिगामा सिर्फ 2 बार ही आता है, 2 बार ही आता है ना। वास्को डिगामा इंडिया में 2 बार ही आता है। आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, अंग्रेजी वालों को समझ में आ जाएगा ईजी से, और हिंदी वालों को नहीं आता है तो जो मैंने बोला है मोर देन सफिशिएंट। देख लो, यही पॉइंट है। वास्को डिगामा रीच्ड इन इंडिया 1498, 1498 में कालीगढ़ पहुंचा था। ये डेट याद रखना, 1498 इम्पोर्टेंट डेट है। जमोरीन, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको समुद्र देवी भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और वो 3 महीने रुका और 1501 में वापस है। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली जो भारत आता है वो पेड्रा अल्वारेज कैब्राल है। उसने कोई ज़्यादा काम नहीं किया। पेड्रा अल्वारेज के बारे में क्या जानते हो रोशन? नहीं पता? ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसने कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, और उसके टाइम में एक घटना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। तो रोशन, मैं आपको भी बता देता हूँ। हुआ क्या, पेड्रा अल्वारेज कैब्राल जब इंडिया आया ना, तो कालीकट के लोग थे, उन्होंने पुर्तगालियों पे हमला कर दिया, और उसमें कई पुर्तगाली मारे गए। तो पुर्तगाली मारे गए। पेड्रा अल्वारेज कैब्राल को लगता है कि ये जो अरब व्यापारी है ना, इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासियों को भड़काया है, तो इस वजह से उन्होंने पुर्तगालियों पर अटैक किया। तो केब्रा अल्वारेज कैब्राल है सॉरी, वो उनका बदला उन अरब व्यापारी होते हैं उनके जहाज़ों को तोड़ फोड़ के और नष्ट कर देता है उनके जहाज़। और उस दौरान अरब व्यापारियों के जो क्रू मेंबर होते हैं ना, शिप के क्रू मेंबर जानते हैं ना जो होते हैं, तो वो कई सारे क्रू मेंबर भी मारे जाते हैं। बस ये 2 पहले जो आए थे वो थे सरकारी स्पॉन्सर्ड, लेकिन वो गवर्नर वगैरह नहीं। जो तीसरा पुर्तगाली भारत आता है, वो पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में 1505 में आता है। और उसके टाइम में 2 नेवल वार होते हैं। नेवल वार मतलब नाविक युद्ध, नाविक युद्ध ही बोलेंगे या और कोई वर्ड यूज़ करेंगे आप हैं, या नौसेना का युद्ध के बोल सकते, 2 नौसेना, जिसमें एक तरफ पुर्तगाली थे और एक तरफ थे इजिप्ट और गुजरात की नेवी थी। इन दोनों के बीच में युद्ध था। पहले युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं, और उसमें अल्मेडा का एक बेटा है वो भी मारा जाता है। लेकिन अगले ही साल ये घटना होती है। पहला युद्ध होता है 1507 में, और दूसरा होता है 1508 में। तो 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस युद्ध में उतर जाता है, और इजिप्ट और गुजरात की संयुक्त आर्मी को मात दे देता है। और यहीं पर अल्मेडा है वो पुर्तगालियों को हिंद महासागर का मास्टर बनाने के लिए प्रयास करता है। उसका विजन होता है पुर्तगालियों को हिंद महासागर में शक्तिशाली बना दिया जाए। ब्लू वाटर पॉलिसी, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। देखो दोस्तों, यही है, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। जब अल्मेडा ये सोचता है कि पुर्तगालियों को हिंद महासागर का मास्टर बनाना है, सर्वशाली शक्तिशाली बनाना है, तो वही अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी
तो आप ध्यान रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या करते हैं कि हमारे जो देश के भी जो भी वो उसके पोर्ट से होकर के जाते थे, सबको एक तनख्वाह मतलब वो एक राजस्व देना पड़ता था, जैसे एक प्रकार का कर। राजस्व दो या यहाँ टैक्स तक देना पड़ता है, जैसे यहाँ अपने यहाँ यहाँ टोल हाँ, टैक्स करता है वैसे, है ना। यहाँ तक कि अकबर को भी देना पड़ा था पुर्तगाली को। हाँ, अकबर वो ने भी इस चाहता था सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। समुद्री भाग पे नियंत्रण के लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किया हाँ, था। तो क्या इसी को कार्टेज सिस्टम कहते हैं या कार्टेज सिस्टम अलग है? काटे सिस्टम अलग है। अच्छा, कार्टेज सिस्टम अलग है। चलो, कार्टेज सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? काटे सिस्टम बाद में पढ़े, थोड़ा देर पढ़ा, उसके बाद वो आता है अल्मेड़ा के बाद अबू गर्क आता है, अबू अबू गर्क के बाद आता है काटेज पद्धति। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये कार्टेज सिस्टम भी लगभग लगभग समुद्र पर ही थी, जिसमें ब्लू वाटर पॉलिसी का ही एक प्रकार का पार्ट था, जिसमें पुर्तगालिया ने ये एक नया सिस्टम जारी किया। उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली पावर का, या फिर जो पुर्तगाली पावर को इंडिया में मजबूत बनाया, उसका रियल फाउंडर अल्फांसो को ही माना जाता है। आपको पता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने गोवा सीना था 1510 में बीजापुर से। और एक अल्फांसो आम भी मिलता है महाराष्ट्र में, है ना। तो ये दोनों अल्फांसो अपने महाराष्ट्र की तरफ ही थे, कोई टेंशन नहीं, यदि याद नहीं हो तो महाराष्ट्र का अल्फांसो आम याद कर लीजिए। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर माना जाता है। और पोर्तुगीज का स्ट्रांग होल्ड, जैसे मतलब जहाँ मजबूती से टिके हुए थे पुर्तगाली, वो कहाँ टिके थे, ताकि मतलब जब उसके इससे पहले अल्बुकर्क आया, अरे अल्मेडा, अल्मेडा ने पुर्तगालियों को पावरफुल बनाने की शुरुआत की। लेकिन जैसे अल्फांसो आता है, तो वो क्या करता है, जो ईस्ट अफ्रीका है, जैसे सोमालिया है, वहाँ पर भी अपना मतलब क्या कहते हैं, चौकी है या जो भी है, वहाँ अपनी स्ट्रांग होल्ड, अपने फुट पैर जमा लेता है, वहाँ अपनी चौकी स्थापित कर देता है। और रेड सी है, वो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जहाँ से व्यापार होता था। गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ पर भी वो पुर्तगालियों का स्ट्रांग होल्ड हो जाता है। मालाबार, जो हमारा केरला वाला तट है, मालाबार पर भी। और मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, जहाँ से हमारे चाइना वगैरह जाते हैं जहाज, उन सब जगहों पर पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि हिंद महासागर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अफ्रीका चले जाओ, ईस्ट अफ्रीका में जो सोमालिया वगैरह, उस जगह पर रेड सी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहाँ से व्यापार होता था। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ से भी व्यापार होता था। मालाबार और मलक्का, ये सारी जगह। तो जब इन सारी जगह पर पुर्तगालियों का कब्जा था, तो कार्टेज सिस्टम यहाँ बिल्कुल सक्सेसफुल था। और कार्टेज सिस्टम को फॉलो किए बिना कोई भी व्यापारी दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। और ये गोवा तो मैंने बता दिया कि 1510 में बीजापुर के शासक से जीता था। और अल्बुकर्क का एक और क्या बताया कि उसने एक और नया कुछ किया था, उसमें था कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। ये हम सब जानते हैं। अल्फांसो ने ये किया। और इसके लिए उसने एक और काम किया था कि उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक क्यों लगाई थी पता है? उसका अपना स्वार्थ था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो इंडिया की जो ये खराब प्रथा को ख़त्म करना चाहता था। वो इसको इसलिए बंद करना चाहता था ताकि जो पुर्तगाली है उनको वहाँ लोकल पत्नियाँ मिल सकें। भारत में जो महिला है जो विधवा हो जाएगी, उससे कोई भारतीय तो शादी करेगा नहीं, तो उस औरत से शादी पुर्तगाली कर लेगा। तो यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का अपना विजन था, इसलिए उसने सती प्रथा को रोका, बैन किया। व्यवहारिक संबंध के माध्यम से ये चाह रहा था अपना क्षेत्र विस्तार करना है, ताकि वहाँ पे एक सामाजिक लगाव हो जाए जनता को पुर्तगाली के प्रति। ये इनका मूल उद्देश्य था। थैंक यू रोशन, आपने हमें थोड़ा और बताया। पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ पर कई सारे क्रॉप वगैरह को भी लाया, नई नई फसलें यहाँ लाई, जैसे टोबैको, जो हम आज जो तंबाकू कहते हैं, जो हम सिगरेट में पीते हैं, हुक्के में पीते हैं। और कुछ लोग तो इवन यूपीएससी की तैयारी करने वालों को भी देखा है कि होठ के नीचे दबा के पढ़ते रहते हैं। वो पुर्तगालियों के देन है। यदि फ्रेंड्स आप भी खा रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, छोड़ दीजिएगा। क्या रोशन, तंबाकू खाना सही बात है? नहीं। कैश्यू नट, बिल्कुल, ये दूसरी चीज़ वाली रोज़ाना खाइए। यदि स्टूडेंट नाश्ता नहीं बना सकता है
तो सफ़ेद सफ़ेद कैश्यू नट होते हैं, 2-4 किलो ला के रखिए और सुबह रोज़ मुट्ठी भर खाए, दिमाग भी चलेगा और यूपीएससी पीसीएस सारे निकलेंगे आपके। बताइए बताइए, रोशन कुमार हंस रहे हैं, क्या है, क्या सही नहीं बोला मैंने? प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली। हाँ, रोशन बता रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली लाए थे। अब है नीनो दा कुन्हा। नीनो डा कुन्हा भी पुर्तगाल का गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर, जो 1529 में इंडिया आया था। 1529 में आया था। और उसने क्या किया, उसने एक काम किया, याद कर लेना। उसने पुर्तगीज हेडक्वार्टर था, उसको कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया। याद रखना, कई बार पूछते हैं पीसीएस में कि कोचिन से गोवा हेडक्वार्टर किसने शिफ्ट किया था, बस नीनो दा कुन्हा याद रखना आप। और दूसरा है रिलेशनशिप विद मुगल एम्परर और हुमायूं। रोशन बता सकते हो कि पुर्तगालियों के रिलेशन मुगल जो थे उनके साथ कैसे थे? शुरुआती दौर में ठीक था, बाद में परिवर्तन हो गया। हाँ, शुरुआती दौर में देखो, आप मान सकते हो जैसे हुमायूं था, तो हुमायूं के टाइम में क्या हुआ कि पुर्तगालिया ने हुमायूं की मदद की थी बहादुर शाह के खिलाफ। गुजरात का शासक बहादुर शाह था ना, तो यहाँ पर पुर्तगाली एज ए बैलेंस फैक्टर के रूप में काम किया कि पुर्तगाली समुद्र में स्ट्रांग थे, तो उनको यदि मान लो किसी कोस्ट मतलब गुजरात को हराना है तो वहाँ इनका होना, मतलब इन्होंने बैलेंस फैक्टर के रूप में यदि वो मुगलों की तरफ जाते हैं तो मुगल स्ट्रांग हो जाते थे। तो यहाँ पर पहली दृष्टिया पुर्तगालिया ने हुमायूं की मदद की, लेकिन उसके बाद जब हुमायूं यहाँ से चला जाता है तो इनके पुर्तगालिया और बहादुर शाह के बीच में मनमुटाव हो जाता है। और एक बार क्या होता है, एक दिन कि पुर्तगाली बहादुर शाह को बुलाते हैं अपने जहाज़ पे कि आ जाओ भैया, अपन बातचीत करते हैं, संधि वंदी करते हैं, लेकिन संधि तो होती नहीं है। धोखे से चूरा घोप के बहादुर शाह को जहाज़ में ही मार देते हैं। तो इनके रिलेशन मुगलों के साथ और कोई ज़्यादा खास अच्छे नहीं रहे। दूसरा है कि पुर्तगीज वो लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे बताइए सबसे बाद में गए। आपने नाम मतलब आपने ये कई बार पढ़ा होगा कि इट वाज इन 1961, 1961 में गोवा को भारत सरकार ने आज़ाद करवा के भारत में शामिल कर लिया। तो 1900 देख लो आप, 1498 में आए और 1961 में सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और है कि पुर्तगालियों ने भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था, जो उनका टारगेट था, उन्होंने यहाँ क्रिश्चियनिटी को धर्म प्रचार के लिए वो मूल उद्देश्य हाँ था। ईसाई धर्म प्रचार के लिए क्रिश्चियन लोग यहाँ आए थे, पुर्तगाली लोग यहाँ आए थे। तो रोशन जैसा तुम बता रहे हो सही है कि पुर्तगाली यहाँ आए थे, वो व्यापार के लिए भी आए थे और उनका एक उद्देश्य धर्म का प्रचार भी करना था। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि पोप ने तक नए नए समुद्री रास्तों के जरिए नई नई जगहों को ढूंढने के लिए मदद की थी। तो स्टार्टिंग में पुर्तगाली थे वो मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे, जबकि हिंदुओं के प्रति प्रारंभ में सहिष्णु थे। हिंदुओं के प्रति उतने दुश्मनी नहीं, लेकिन बाद में वो बदल गया। उन्होंने पुर्तगालिया ने हिंदू और मुसलमान सबको उन्होंने मारा है, कत्ल किया है। जब 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 जहाँ पर ज़रूरत पड़ी उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को मारा है। और एक बात ये भी ये है कि जो पुर्तगाली थे ना, उन्होंने अकबर को क्रिश्चियन धर्म में बदलने के लिए प्रयास किया था। पता है क्या रोशन? आप नहीं पढ़ा होगा, ये थोड़ा क्या है, थोड़ा डीपली घुस के पढ़ते हैं ना, तो अकबर के साथ वो गाय इलाही जो जहाँ पे बहुत सारे धर्म के बैठक होते तो वहाँ पे जाकर के वो परिवर्तन करने के लिए बोला था, लेकिन अकबर ने स्वयं अपना धर्म बना लिया, दीन इलाही। हाँ, दीन जिसके इलाही। कारण वो और धर्म को स्वीकार नहीं किया। इबादत खाना की ईसाई डिबेट धर्म में, को। इबादत खाना की जो डिबेट होती थी ना, उसमें उन्होंने जो क्रिश्चियन फादर होते थे ना, उनको उन्होंने आमंत्रित किया था। ऐसे 3 मिशन गए थे अकबर के दरबार में। उसमें से एक तो था रोडोल्फो एक्वाबीवा और एंटोनियो मोसेनरेट। ये पहले वाले मिशन में गए थे वहाँ। जो कहाँ लगा था ये पहले वाले, ये आगरा गए थे, जो आगरा में इबादत खाना है ना, वहाँ पर ये डिस्कशन में गए थे फतेहपुर सीकरी। ये घटना है 1580 की।
और आप सुनते हो कि जब इबादत खाना कब बंद कर दिया जाता है, भूल गई, ये 1580 के आसपास इबादत खाना भी बंद कर दिया जाता है धीरे धीरे। लेकिन जब इबादत खाना की डिबेट होती थी न, उस डिबेट में जो क्रिश्चियन फादर होते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं, वो गए थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अकबर को क्रिश्चियन बना दिया जाए, उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और रोशन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया।